शहबाज गिल की तरफ से मुस्लिम लीग नून के लिए खसूसी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम के लिए कभी कलमा खैर नहीं कहा गया, लेकिन अचानक से उनको क्या हो गया। उन्होंने मरियम नवाज शरीफ शहबाज से खुले दिल के साथ माफ़ी मांगी है। इस पर बात करेंगे। खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार की मुंतकिली के हवाले से भी खबरें चलती रहीं। अब पता चला है कि वो सारा कुछ झूठ था, फेक था, वो सारी जाली खबरें फैलाई गई थी सिर्फ और सिर्फ लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए। उस पर बात करेंगे। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान की। इमरान खान ने अपनी सौतीली मां के इंतकाल पर इंतहाई ज़्यादा अफसोस का इजहार किया है। वो इस पर बड़े अफसरदा हैं। हमने थंबनेल में सौतीली मां नहीं लिखा, बल्कि यही लिखा जो आपके सामने बयान कर रहे हैं कि इमरान खान की मुँह बोली माँ का इंतकाल हो गया, जिस पर इमरान खान बड़े अफसरदा हैं। खबर क्या है आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान की वो कौन सी मां है जिसके इंतकाल पर इमरान खान बहुत ज्यादा अफसरदा हैं। खबर इस तरफ से दी गई है कि इमरान खान का अडयाला जेल से एनाबिल के इंतकाल पर तज़ियती पैगाम। इमरान खान ने अडयाला जेल से एक पैगाम में कहा है कि एनाबिल के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत अफसरदा हूँ। मेरे ख़ानदान ने आज मेरे साथ ये दिल दहला देने वाली खबर शेयर की है। जब मैं जेल में हूँ, एनाबिल मेरे बेटों के लिए एक शानदार दादी और एक गैर मामूली मेहरबान और हमदर्द शख्स थी। लंदन के अपने दौरों के दौरान मैं अपने बेटों के साथ उनसे मिलता रहा हूँ। वो मेरे लिए माँ जैसी बन गई, खास तौर पर 1985 में अपनी माँ को खोने के बाद। इमरान खान ने मजीद कहा कि इनका जाना एक गहरा नुकसान है। मेरे दिली ख्यालात इनके तमाम बच्चों और पोते पोतियों के साथ हैं। वो हम सबको बहुत याद आएगी। अगर मैं जेल में ना होता तो मैं अपने बेटों सुलेमान और कासम के साथ उनके जनाजे में शरीक होता। इस खबर के साथ साथ इमरान खान के हवाले से इस खबर पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान के साथ कल उनकी बहनों की मुलाकात हुई, उनके वकला की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद उनकी तरफ से जिस तरह से मीडिया के साथ गुफ्तगू की जाती है, फैसल मलक ने गुफ्तगू की। इस मौके पर अलीमा खान भी मौजूद थी। तो यहाँ पे अंदाज़ा कीजिए कि कैसे टाउट किस्म के सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसा सवाल करते हैं जिनका मौजूदा हालात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इससे पता चल जाता है कि वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं और किसके कहने पर बोल रहे हैं। आपको मैं 1-1.5 मिनट की ऑडियो सुना देता हूँ। वैसे जिस दौरान ये गुफ्तगू की, उस दौरान भी इस बंदे की शक्ल तो नज़र नहीं आ रही थी। अगर कोई आवाज़ से पहचान जाए तो ये उसका क्रेडिट है। आपके सामने मैं रखता हूँ कि इन साहब की तरफ से क्या सवाल किया गया। बिल्कुल आउटडेटेड सवाल था। ये इस मौके पर सवाल बनता ही नहीं था। और इमरान खान की बहन की तरफ से, उनके वकील की तरफ से और दीगर की तरफ से इस पर किसी किस्म का कोई मनफी रद्द अमल नहीं दिया गया। आपके सामने सवाल रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि टाउट कैसे आउटडेटेड सवाल करते हैं। खान साहब ने जो है वो जेल सहूलियात की बात की है और नवाज शरीफ का एसी भी उतरवा दूंगा। और जरदारी साहब जब जेल में थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने और बीबी आसवा ने तो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे बाबा तक जो है वो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी नहीं जाने दी जा रही थी। तो वो पीटीआई का दौर था, इमरान खान का दौर था। जी, तो इससे अंदाजा कीजिए कि मियां नवाज शरीफ के एसी की बार बार बात की जाती है। इस पर अलीमा खानम की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ के सेल से एसी उतारा नहीं गया था। इमरान खान अमेरिका में थे, वहाँ इज्तिमा में बात हुई तो इमरान खान ने कहा कि जाते ही इस कैदी का मैं एसी जेल से उतरवा दूंगा। इसका मतलब यकीनी तौर पर यह है कि मियां नवाज शरीफ के कमरे में जेल में एसी लगा हुआ था, उनको ये सहूलत मुयस्सर थी। यहाँ पे सुनिए कि अलीमा खान वो सहाफ़ी के जवाब में क्या कहती हैं। उनकी बहुत ज़बरदस्त सहन था। उनके साथ जेल में और थे, वो बताते फिर हम शाम को बैठ के चाय पीते थे। आना इमरान खान के दौर में जब थे, मैं आपको बताती हूँ सारी सहूलियात थी जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को। आप ये पहले समझे कि एसी लगा हुआ था उसके वो उनके सेल में, नवाज शरीफ में लगा हुआ था ना, उतरा नहीं था। इमरान खान के जिस और ये वो चक्की का सेल नहीं था, उनका कमरा था, चक्की के सेल में नहीं एसी लगते। इमरान खान का चक्की का सेल है और जो डेथ सेल्स हैं इमरान खान उसके अंदर हैं। और अगर आइंदा आपको दोबारा सोचना चाहिए ये पूछते हुए कि इमरान खान ने की हुकूमत में क्या हुआ था। यहाँ पे वो डेथ सेल में 2 साल हर एक बंदा, पुलिस वाले तक कह चुके हैं, हमें पुलिस वाले कहते हैं हमने आज तक आइसोलेशन में किसी को नहीं इस तरह देखा जैसा इमरान खान ने आज तक ना हमारे साथ शिकायत की है ना कुछ और की है। डेथ सेल में
इसी तरह के दीगर सवालात भी साहब की तरफ से किए गए, उनका इसी तरह से अलीमा खानम की तरफ से जवाब दिया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बार बार कहती हैं कि मेरे साथ कैसे जुल्म होता रहा, कैसे सितम होता रहा। उन्होंने कहा कि मेरा खाना चूहे टुक जाते थे, चूहे खा जाते थे और उसके बाद मुझे वो खाना दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का खाना घर से आता था और उनकी तरफ से कहा गया कि मैं फ्राइंग पैन के साथ अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। तो जेल में भी इनको ये सहूलत हासिल थी। फ्राई पैन किस लिए इनको दिया गया था? क्या कपड़े इस्त्री करने के लिए दिया गया था? जाहिर है कि इनको फ्राई पैन दाल वगैरह या सब्ज़ी वगैरह या जो भी है उसको तड़का लगाने के लिए दिया गया था। इस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा और भी अपनी जेल की दास्तानें ऐसे ही सुनाती हैं। जिस तरह से फेक न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं खादिम रिजवी साहब के मज़ार के हवाले से, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक मरतबा इनके कमरे की तलाशी ली गई और वो कमरा जो नैब का कमरा था दिखाया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपना मोबाइल अपने नीचे रख लिया था। बहरहाल तलाशी से वो मोबाइल बरामद हो गया था। इसका मतलब है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के पास जैसे भी था मोबाइल वहाँ पे मौजूद था। उनका ज़रा बेड देखिए कि क्या कैदियों को ऐसे बेड मुयस्सर होते हैं। बहरहाल इनकी तरफ से तनकीद की जाती है इमरान खान पर और कहा जाता है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ था। क्या इमरान खान से उस जुल्म का बदला लिया जा रहा है, इंतकाम लिया जा रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके बस में ही नहीं है कि इमरान खान को किस तरह से रखना है। जिन्होंने इमरान खान को रखना है उन्हें पता है कि इमरान खान को कैसे रखना है। यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन जिस तरह से शहबाज गिल की तरफ से इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के हवाले से बात की गई है वो आपके सामने रखते हैं और उसमें किस तरह से उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा से माफ़ी मांगी है, खुले दिल के साथ माफ़ी मांगी और उन्होंने इतराफ़ की इकरार किया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वाकई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो वो कौन सा कारनामा है वो भी आपके सामने रख देते हैं शहबाज गिल की जुबानी। ये शायद कि 2.5-3 मिनट का क्लिप हो, ज़रा गौर से सुनिए। आप सबको ढेरों ढेर मुबारकबाद, क्योंकि एक खुशखबरी है बल्कि मुबारक। पाकिस्तान के भी लगता है कि अब दिन फिरने लगे। इंपीरियल कॉलेज लंदन, इसका नाम तो आपने सुना होगा, सुनेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में से एक है। जब भी रैंकिंग होती है दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की, तो जो पहली 10 जगह हैं उनमें से एक जगह इंपीरियल कॉलेज लंदन के पास आती है। आप वहां पर पढ़ाते हो या पढ़ते हो, दोनों बातें ही फख्र की है। पूरी दुनिया में उसका तूती बोलता है। 1907 में गालिबन ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, 7 में या 5 में, कोई एक साल इसका। तो आप सोच लीजिए कि 125 साल की तकरीबन इसकी अब हिस्ट्री है और कोई 14 के करीब इनके पास नोबेल लॉरिएट्स हैं। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जब वो पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान की किस्मत खोल देगा। ये एजाज किसको मिला? जिसको हम कहते रहे अल्लाह का काम है, अल्लाह किसी को भी एजाज दे सकता है। एक ऐसी शख्सियत लेके आई पाकिस्तान में इस इंपीरियल कॉलेज लंदन को, जिसके बारे में मैं गलत बात यहाँ से कहता रहा। मैं उसके लिए आपसे भी माफी चाहता हूँ, उनसे भी माफी चाहता हूँ। ये कॉलेज पाकिस्तान में, कॉलेज तो नाम में कॉलेज है क्योंकि उस जमाने में कॉलेज बनते थे, असल में तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये ज़हन में रखिए। और भी बहुत सारे जगहों पर आप कई दफ़ा नाम में इंस्टीट्यूट सुनते हैं, कॉलेज सुनते हैं, तो इसका मतलब वो कॉलेज नहीं होता, बहुत बड़ी दरसगाह, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। सिर्फ उसका क्योंकि एक हिस्टोरिक नाम कॉलेज चला आ रहा है तो वो कॉलेज ही चलता है। तो कॉलेज से आपने ये नहीं सोचना कि कोई छोटा सा इदारा है या एक कॉलेज है, बल्कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है। अब पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत उसे लेके आई है जिसको हम अनपढ़ कहते रहे, हम सब उन्हें मैट्रिक FSC पास कहते रहे, मैट्रिक पास कहते रहे, वो भी कहते रहे कि बूटी लगा के वो नकल लगा के वो पास हुई। फिर हमने उनकी इंसल्ट किया कि उन्हें, इंसल्ट ही है ना, एक डिसरिस्पेक्ट ही, कि उन्हें जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है उन्होंने निकाल दिया। और ये, लेकिन मैं तो इस बात को मानने वाला हूं कि आप किसी के लिए कुछ भी ख्यालात रखें, अगर अल्लाह ने उसकी किस्मत में इज्जत लिखी है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं मरियम नवाज साहबा की बात कर रहा हूं और इसमें कोई शक नहीं कि मैं रोज उनके बारे में तनकीद करता हूं। मैं उनका एहतराम तो करता हूं, मेरी बाजी हैं, लेकिन तनकीद करता हूं उन्हें कम पढ़ा लिखा, बेवकूफ, कम अकल। लेकिन अल्लाह जिसको जो इज्जत देना चाहे और फिर हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेसर हूं, मुझे पता है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन है क्या। और अगर मरियम साहबा उसे पाकिस्तान में ला रही हैं तो भले वो हमारी सियासी मुखालिफ हैं, ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी कामयाबी पे मैं उन्हें मुबारकबाद ना दूं। मैं दिल खोल कर उन्हें मुबारकबाद देता हूं
اور آنے والے دنوں میں میں دوسری چیزوں پہ تنقید کرتا رہوں گا, ان کے خلاف رہوں گا, کیونکہ میں ان کی سیاست سے اگری نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے یہ ایک انہوں نے لینڈ مارک اچیومنٹ کی ہے, اور اس پر میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں, ان کی پوری پارٹی کو بھی اس پر مبارکباد دیتا ہوں. تو یہ آپ نے سن لیا شہباز گل صاحب کی ویڈیو جس میں انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگی اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ ہے ادھوری خبر, اور پوری خبر کیا ہے آخر میں جا کے 3 لفظ آپ کے سامنے رکھیں گے اس خبر کے حوالے سے, پھر یہ خبر مکمل ہو جائے گی. اگر آپ درمیان میں ویلاگ ہمارا نہیں دیکھنا چاہتے تو سیدھے آخر پر چلیے. بات ہم نے کی تھی خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے. کوئی تنولی ہے, شاید ان کا نام ضیاء تنولی ہے, اور یہ کوئی پاکستان میں ڈیلی میل اخبار ہے, اس میں ان کی طرف سے خبر دی گئی تھی, اور یہ خبر ہم نے کسی ویلاگ میں سنی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ خادم حسین رضوی کی قبر کو وہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے. یہ لاہور میں یتیم خانہ کے قریب ان کی قبر ہے, مزار ہے, اور وہیں پہ مسجد رحمت للعالمین بھی موجود ہے. تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ رحمت للعالمین کے درمیان کچھ لوگ الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں جس طرح سے رحمت للعالمین لکھا گیا ہے اس میں رحمت للعالمین کے درمیان الف موجود نہیں ہے. یہ ہم نے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بتا دیا جو درمیان میں الف ڈال دیتے ہیں. تو بات ہم کر رہے تھے کہ مسجد رحمت للعالمین اور وہیں پہ مزار ہے خادم حسین رضوی صاحب کا. اس بارے میں خبر دی گئی جس رپورٹر کا ہم نے نام لیا ہے, اور اس کو پھر ویلاگر کی طرف سے اٹھا لیا گیا کہ خادم حسین رضوی کا مزار یہاں پہ قبر ان کی یہاں سے راجر پور یا پھر اٹک منتقل کی جا رہی ہے, کیونکہ نومبر کا مہینہ آنے والا ہے اور وہ ان کی برسی ہوتی ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں, یہاں پہ لوگ آ کے اجتماع کرتے ہیں, اور اجتماع کے دوران وہاں پہ کیا کیا تقریریں ہوں گی, اس موقع پر خصوصی طور پہ تقریریں ہوں گی. تو اس سے بچنے کے لیے حکومت نے مزار ہی کو منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ بالکل جھوٹی, غلط, بے بنیاد خبر تھی. اس کا کوئی لینا دینا نہیں حقیقت کے ساتھ. ہم اس پر پہلے بھی ویلاگ کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ ایک طرح سے ہمارے پروگرام میں شامل تھی 3-4 دن پہلے, اس پر ہم بات نہیں کر سکے. اب عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے اس پر کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں, اور یہ سارے کا سارا غلط ہے, جھوٹ ہے, فیک ہے. دیکھتے ہیں کہ ایسی فیک خبر دینے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یقینی طور پہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی اپنی طرف سے انہوں نے خبر دی تھی اور جو بالکل جھوٹ اور غلط ثابت ہوئی ہے. تو عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے دیگر بھی کئی باتیں کی گئی ہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے پولیس والے شہید ہوئے, کتنے تحریک لبیک کے لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے. ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کتنی مساجد کو بند کیا گیا ہے, یہ بھی کہا گیا کہ کتنے مدارس کو بند کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی ایک مسجد کو بھی بند نہیں کیا جائے گا, کسی ایک مسجد میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں اذان نہ ہو, نماز نہ. بہرحال انہوں نے اور بھی کئی ایسی اوٹ پٹانگ قسم کی بھی باتیں کی ہیں اور کوئی درست باتیں بھی کی ہیں. ان کی پوری پریس کانفرنس میڈیا میں یوٹیوب پر موجود ہے, وہاں پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کیا باتیں کی گئی. اس میں سے ہم نے یہی ایک بات لینی تھی کہ بالکل بھی خادم حسین رضوی کا مزار کہیں پہ شفٹ نہیں کیا جا رہا. یہاں تک سعد اور انس کا تعلق ہے, دونوں بھائیوں کا تعلق ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے یہ افواہ بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ ان دو کو یا ان میں سے ایک کو شہید کر دیا گیا ہے, اور ایسی فیک نیوز پھیلانے والے بھی تحریک لبیک کا لبادہ اوڑھ کر غلط قسم کی خبریں دیتے ہیں. ویسے ان کے ویئر اباؤٹ کا ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا. یقینی طور پر وہ کسی ایجنسی کے پاس ہوں گے, پولیس کے پاس ہوں گے, یا جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ ٹھیک سے ہوں گے, لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے یا پھر ان کو کوئی گولیاں لگی ہوئی ہیں. گولیاں لگنے کے حوالے سے بھی خبریں باہر آتی رہی تھی, لیکن ان کی ویئر اباؤٹ کا ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ جمعے کو وہ سامنے آ جائیں گے. جمعہ گزر گیا, اگلا جمعہ بھی آنے والا ہے, درمیان میں ایک دن رہ گیا ہے. تو امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ 1-2 دن میں سعد رضوی اور انس رضوی منظر عام پر آ جائیں گے. سرکوزی کی بات کر لیتے ہیں. یہ صدر ہیں فرانس کے, یہ جیل کاٹنے کے لیے جیل چلے گئے. ان کو قید کی سزا ہوئی تھی, اور انہوں نے لیبیا کے صدر سے 2009 میں فنڈ لیے تھے اپنی صدارتی مہم کے لیے, جس کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور ان کو سزا سنائی گئی. وہ اپنے گھر پر موجود تھے, وہاں پہ کوئی سسٹم اور ہے, ہمارے ہاں اور ہے. ان کو بتایا گیا کہ آپ کو سزا سنا دی گئی ہے. تو سزا سنائے جانے کے چند روز کے بعد وہ جیل میں گئے. انہوں نے کہا کہ میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں. شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اس خبر کو ادھوری ہے, آخر میں جا کے مکمل کریں گے. وہی امپیریل کالج لندن والی خبر, اور یہاں پہ ذرا اس کی تکمیل دیکھیے. شہباز گل مزید کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے. تو آج پھر آخرکار امپیریل کالج لندن نے بھی اعلان کر دیا. جی ہاں, اب میں ذرا اپنے آپ کو چٹکی کاٹ لوں, کیونکہ امپیریل کالج لندن نے یہی کہا کہ جناب یہ سب جھوٹ ہے.
ہمارا کوئی کیمپس پاکستان میں نہیں آ رہا. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے. جی تو آپ کے سامنے مکمل خبر رکھ دی, اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.